वेलकम बच्चों, द मोमेंटम क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के सोशल साइंस का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस किया था। आज हम उसी को आगे लेकर के फिर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए अरुणाचल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इसको जो है कि 1986 में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? क्वेश्चन कहता है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन डी है वीपी सिंह। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन डी वीपी सिंह। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन जो है मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ। मोरारजी देसाई जनता पार्टी की पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जनता पार्टी के अध्यक्षता के रूप में मोरारजी देसाई थे 1977 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका आंसर केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, पानी के निजीकरण के कारण कहां जन संघर्ष हुआ था? पानी के निजीकरण के कारण कहां जन संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी बोलीविया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। नाइजीरिया, बोलीविया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। तो पानी के निजीकरण के कारण जो संघर्ष हुआ वो हुआ था बोलीविया में। सन 2000 ईस्वी में बोलीविया के एक शहर काकाबाम्बा शहर था, वहां जो है कि पानी के निजीकरण करने के लिए वहां के सरकार ने जो है कि अमेरिका की एक कंपनी बैचलेट को जो है कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। फिर वहां पर जब जन संघर्ष हुआ तब जाकर करके इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया गया। तो इसलिए इसका आंसर होगा, सही कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी बोलीविया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1946, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1948 और ऑप्शन डी 1950। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1946। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन ए है 27%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 65%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को जो है 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी महिलाओं को 50% आरक्षण का यानी कि छूट का सुविधा दिया गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका ऑप्शन दिया है ए मुखिया, ऑप्शन बी है सरपंच, ऑप्शन सी सरपंच और ऑप्शन डी पंचायत समिति। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, उसमें हम लोग पंचायत की व्यवस्थापिका के बारे में पढ़े थे कि ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल, फिर ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सभा। तो उसमें हम लोगों ने ग्राम कचहरी का पढ़े थे। ग्राम कचहरी को क्या उसमें बताया था मैंने? उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि ग्राम कचहरी जो होता है पंचायत का न्यायिक संस्थान होता है, जहां पर ग्राम का कोई भी विवाद का निपटान होता है। तो इसमें यहां पर मेरा आप क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो होता है
ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ग्राम कचहरी का प्रधान मुख्य कौन होता है? यह होता है पंच। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता किसको दिया जाता है? तो इसकी अध्यक्षता सरपंच और मुखिया, सरपंच और मुखिया जो कि इसकी अध्यक्षता करता है, सरपंच या मुखिया इसकी अध्यक्षता करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मतलब एक आजाद देश कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 1827, ऑप्शन बी है 1829, ऑप्शन सी है 1832 और ऑप्शन डी है 1842। इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए 1827, ऑप्शन बी 1827, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1832, ऑप्शन डी 1842। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र जो है कि घोषित किया गया था 1832 को, इसलिए इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी 1832 ईस्वी को। यूनानियों ने 1821 में वहां के सम्राट ऑटोमन इंपेरर के खिलाफ जो है कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष किया, जनसंघर्ष हुआ। उसके बाद 1832 ईस्वी में इनको पूर्ण स्वतंत्रता मिली। हालांकि 1827 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण जीत भी हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण जीत हुई और 1832 में पूर्ण रूप से यूनान जो है कि स्वतंत्र हो गया। और 1842 में जो है कि संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का निर्माण कब हुआ था यूनान में? संविधान का निर्माण 1842 में। और आजादी कब मिली थी? स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ था? 1832 में। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए कहता है नेपोलियन, ऑप्शन बी है मेजनी, ऑप्शन सी है लेनिन और ऑप्शन डी है स्टालिन। ऑप्शन ए नेपोलियन, बी मेजनी, सी लेनिन और ऑप्शन डी स्टालिन। लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन। लेनिन की जीवनी उन्होंने लिखी थी। रूस की क्रांति से वो बहुत प्रभावित हुए थे और लेनिन का जो है कि लेनिन की जीवनी पर उन्होंने किताब लिखा, जीवन पर किताब लिखा। उस बुक का नाम था लेनिन अ स्टडी। बुक का नाम क्या था? लेनिन अ स्टडी बुक लिखा था इन्होंने। और इसमें जो है कि उन्होंने लेनिन के प्रवासी होने का उल्लेख किया। फिर 1917 में रूस की क्रांति 1917 में जो है कि उनका क्या योगदान रहा उसके बारे में उल्लेख किया है। अब जो उनके चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लेनिन, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है हीगेल, ऑप्शन डी है बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है कि बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क ने जो है कि रक्त और लौह की नीति जो है कि किया था और इसने रक्त और लौह की नीति के कारण जो है कि उसी के अनुसार जो है कि इसने 1862 में एक भाषण दिया था कि जर्मनी की शक्ति को अगर बढ़ाना है तो युद्ध और लौह की आवश्यकता है। युद्ध और लौह की आवश्यकता है। रक्त और लौह की नीति का परिणाम क्या निकला था? रक्त और लौह की नीति का परिणाम था कि जर्मनी का एकीकरण हुआ, फ्रांस का युद्ध हुआ, फ्रांस के साथ युद्ध हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया का युद्ध हुआ और जर्मनी की सैन्य शक्ति भी बढ़ी। इसलिए रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है मीटरनिक, ऑप्शन सी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक। बिस्मार्क,
मेटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रेडरिक। इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। राइन राज्य संघ का निर्माण कब हुआ था? 1806 में हुआ था। ये एक प्रकार का जर्मन राज्यों का एक संघ था जो 1806 से 1813 तक चला। इसमें जो है कि जर्मनी के राज्यों को एकजुट करके फ्रांस के अधीन कर दिया गया, फ्रांस के अधीन कर दिया गया। तो राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ब्रुसेल्स नामक सभा की स्थापना कहां हुई? ब्रुसेल्स नामक सभा की स्थापना कहां हुई? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा जर्मनी। इसका आंसर जर्मनी। 1850 में ब्रुसेल्स नामक सभा का स्थापना होता है। इसमें जो है कि रूस का सब बहुत बड़ा योगदान रहा और इसमें एक और भी महत्वपूर्ण काम हुआ, जर्मनी के एकीकरण का हुआ और उसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध जो था उसको मजबूती मिला। इस ब्रुसेल्स नामक सभा की स्थापना जर्मनी में हुआ था 1850 में और इसी में जो है कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के संबंध जो थे उसको मजबूती मिला। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेंट साइमन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ओवन और ऑप्शन सी है लुई ब्ला और ऑप्शन डी इनमें से सभी। सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्ला, इनमें से सभी। यूटोपियन समाजवादी यानी कि सामाजिक सुधार की विचारधारा, समाज के हित में सोचने वाले कौन थे? तो इनमें से सभी था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, फिर जाकर के लुई ब्ला ने जो है कि आत्मनिर्भर समाज का नारा दिया। फिर रॉबर्ट ओवन ने जो है कि न्यू लुनार्क समाज का स्थापना किया और सेंट साइमन ने भी जो है कि समाज सुधार के बारे में, समाज सुधारक पर काम किया। और इन लोगों ने सब में सिमिलरली था कि समाज को जो है कि बढ़ावा देना, उनके अधिकारों को, उनको अवसर प्रदान करना। और हालांकि इन सफलता रहे, ऐसा करने में ये पूरी तरीके से सफलता नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन इन लोगों का जो हित था वो सामाजिक सुधार विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन भी थे, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्ला, ये सब जो थे यूटोपियन समाजवादी थे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जुलाई क्रांति, ऑप्शन बी फरवरी क्रांति, ऑप्शन सी अक्टूबर क्रांति और ऑप्शन डी मार्च क्रांति। ऑप्शन डी जो है वो मार्च क्रांति। इसका आंसर होगा बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1917 में यह क्रांति हुआ और बोल्शेविक क्रांति का उद्देश्य था कि रूसी सरकार का पतन, बोल्शेविक पार्टी जो थी उसने जो है कि वहां के अस्थायी सरकार का विरोध किया और उनसे सत्ता छीन करके अपने अधीन किया। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी जैकोबिन, ऑप्शन सी चेका, ऑप्शन डी जोलवेरी। ऑप्शन ए लाल सेना, बी जैकोबिन, सी चेका और जोलवेरी। ये जो है इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन? तो गुप्त पुलिस संगठन जो था वो था चेका। कौन था? चेका। इसमें जो था विरोध करना, शत्रुओं को दबाना, सुरक्षा का रक्षा करना उद्देश्य था। चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। और अब बात कर लेते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं जैकोबिन। जैकोबिन जो था एक राजनीतिक दल, जैकोबिन एक राजनीतिक पार्टी थी, राजनीतिक दल थे। जोलवेरी जो थे ये जर्मनी पुलिस संगठन था, जर्मनी पुलिस संगठन, ये एक जर्मनी पुलिस संगठन था। और जैकोबिन राजनीतिक दल, लाल सेना एक सैन्य संगठन था। तो इसका आंसर होगा कि गुप्त पुलिस संगठन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चेका। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24
24 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं? क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से कब संन्यास लिया? नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से कब संन्यास लिया? नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया था? ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1970 और ऑप्शन डी 1980। तो इन्होंने राजनीति से संन्यास जो लिया वो लिया 1980 में। नरोत्तम सिंहानुक भी राजनीति से संन्यास 1980 में लिया और ये जो थे 1967 से 71 तक लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के भी सदस्य रहे। सदस्य भी रहे और ये बीजेपी पार्टी की तरफ से थे, ये बीजेपी पार्टी की तरफ से थे। तो नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कर लिया 1980, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो भारत में रेलवे की शुरुआत, भारत में रेलवे सबसे प्रथम बार रेल कब चलाया गया था? तो 1853 में चलाया गया था। कहां से कहां चलाया गया था? बंबई से थाने के बीच। कब चला था रेल? रेल जो है कि भारत में सबसे पहले 1853 में चला। कहां से कहां? बंबई से थाने के बीच चला था, बंबई से थाने के बीच चलाया गया था। तो ये किसके शासनकाल में हुआ? तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक का है? 1848 से 1856 तक का, तब जो है कि 1856 तक जो है कि ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। उन्हीं के शासनकाल में 1853 में बंबई से थाने के बीच पर पहली बार भारत में रेल चलाई गई थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की? गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की? ऑप्शन देख लेते हैं। दांडी समुद्र तट, ऑप्शन बी है साबरमती आश्रम, ऑप्शन सी है कालीकट और ऑप्शन डी है बारदोली। ऑप्शन डी बारदोली, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन बी साबरमती आश्रम, ऑप्शन ए जो है दांडी समुद्र तट। तो गांधी ने दांडी यात्रा किसके लिए? नमक कर के विरोध में ये सत्याग्रह हुआ था। नमक कर के विरोध में सत्याग्रह गांधी जी ने किया था और दांडी नामक गांव के पास एक समुद्र के किनारे समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। तो ये कहां से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था साबरमती आश्रम से, इसलिए इसका आंसर होगा साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से 24 दिन तक 240 मील की दूरी तय की थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है बंबई, ऑप्शन नंबर सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। स्वराज पार्टी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ। तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ और इसकी स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वराज पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी स्थापना जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। 1923 में इसका स्थापना होता है और ये सबसे पहला बार इसका सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1923 में इसका स्थापना होता है और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की और ये सबसे पहला सम्मेलन इसका जो हुआ स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में होता है। अब बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खान और ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती।
क्या क्या ऑप्शन है? सी राजगोपालचारी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इनमें से किन्हें सीमांत गांधी? तो सीमांत गांधी जो कहा जाता है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें सरहद का गांधी भी कहते हैं, इन्हें सरहद का गांधी भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है कि दयानंद सरस्वती ने 19वीं शताब्दी में उन्होंने दिया था और 19वीं शताब्दी में इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने ही 19वीं शताब्दी में किया और भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह पर विशेष जोर दिया। राजा राम मोहन ने ब्रह्मा समाज का स्थापना किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर विशेष रूप से जोर दिया। और चित्तरंजन दास, अभी हम लोगों ने इस स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन का हुआ था उसमें इलाहाबाद, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक के रूप में चित्तरंजन दास भी थे और उनके साथ मोतीलाल नेहरू जी भी थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। तो इसका आंसर होगा सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। कब किया था? 1929 में। कब? 1929 में। इन्होंने किसानों के सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए और उनके हितों के लिए लड़ा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया या कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1850, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1920। ऑप्शन डी है 1920, सी 81 और ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन ए 1850। तो इसमें भारत में पहला बार फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1881 सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी 1881 सही है। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित किया गया और इसी एक्ट के तहत मजदूरों के काम के घंटे को तय किया गया, उनके वेतन को तय किया गया, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई और शिक्षण पर भी विशेष रूप से जोर दिया गया। और ये जो है कि मजदूरों के सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? उससे पहले जो ये ब्रिटिश शासन के कौन सा अधिनियम जो आया था, किस अधिनियम के तहत जो है कि बंद किया गया? हालांकि इसके पहले जो था भारत में कोई भी व्यापार होता था उस पर सीधा नियंत्रण जो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब किस अधिनियम के तहत खत्म किया गया? तो इसका जो है कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं पहले, विनियमन विधि, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर अधिनियम और ऑप्शन डी इल्बर्ट बिल। ऑप्शन ए है विनियमन अधिनियम, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट और ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर अधिनियम और ऑप्शन डी है इल्बर्ट बिल।
तो इसका आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा यह पारित किया गया कि अब भारत में जो व्यापार होगा उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अधिकार नहीं होगा, उसको खत्म कर दिया गया। व्यापार में स्वतंत्रता दी गई और अन्य कंपनी को भी जो है कि व्यापार की अनुमति दी गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक क्रांति, ऑप्शन बी प्लेग महामारी, ऑप्शन सी आर्थिक क्रांति और ऑप्शन डी नस्लीय विभाजन। तो सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना जो हुआ तो इसमें प्लेग महामारी, इसका आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1896 से 97 जो है बंबई में प्लेग महामारी फैली, उसी में जो है कि ये स्थापना किया गया, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट की स्थापना की गई और इसी में जो है कि शहर नियोजन, आवासीय नियोजन का योजना तैयार किया गया। इसका आंसर होगा प्लेग महामारी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी मोतीलाल घोष। तो सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो है कि कब, सबसे पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1859। कब हुआ था? 1859। और इसका जो है कि प्रकाशन किसने किया था? इसका प्रकाशन किया था मोतीलाल घोष ने। इसका प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया था। तो सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल घोष। और कब किया था? कब शुरुआत हुआ था? 1859 में। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में जो है कि हम आपको फिर से इससे आगे का जो है कि 35 से फिर आगे का क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तब तक